स्टूडेंट्स, आज हम कैपेसिटर के सीरीज और पैरेलल ग्रुपिंग के बारे में पढ़ेंगे। कैपेसिटर्स इन सीरीज। बहुत सारे इलेक्ट्रिक सर्किट में हम कई कैपेसिटर्स को सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में ग्रुप कर सकते हैं। फर्ज करो कि मेरे पास 1 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर बहुत सारे हैं और समहाउ मुझे 5 माइक्रोफैराड कैपेसिटर्स चाहिए, तो उसके लिए एक मैं टिपिकल तरीके से कैपेसिटर्स की ग्रुपिंग कर सकता हूं। या हाफ माइक्रोफैराड का कैपेसिटर्स चाहिए तो उन 1 माइक्रोफैराड कैपेसिटर्स को मैं एक तरीके से ग्रुप कर सकता हूं जिससे मुझे हाफ माइक्रोफैराड कैपेसिटर्स मिले। तो एक से ज़्यादा कैपेसिटर्स को हमने एक सर्किट में जोड़ा है, इसको हम कहेंगे ग्रुप ऑफ कैपेसिटर्स। उसमें जो सबसे सिंपल ग्रुपिंग का तरीका है वो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। आपने 10th क्लास में रेजिस्टेंस का सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ा है, उसी से मिलता जुलता कुछ है ये। सपोज एक कैपेसिटर, चाहे वो स्फेरिकल कैपेसिटर हो या सिलिंड्रिकल कैपेसिटर हो या पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो, उसको हम सर्किट में इस सिंबल से डिनोट करते हैं। ये कैपेसिटर है, चाहे वो स्फेरिकल कैपेसिटर ही क्यों ना हो, सर्किट में हम उसको इस सिंबल से डिनोट करते हैं। कई बार हम बैटरी सेल और कैपेसिटर के सिंबल में थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं। ये दोनों बराबर लेंथ की लाइन है, एक छोटी लाइन है, बड़ी लाइन है बैटरी में, और बिल्कुल ही कंफ्यूजन से बचाने के लिए खुद को हम एक प्लेट को ऐसा कर्व बना दें तो और भी अच्छा है। तो एक कैपेसिटर को हम 2 पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या इन जनरल एक कर्व्ड और एक सीधी लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसा। तो लेट अस से मेरे पास 3 कैपेसिटर्स हैं, इनके कैपेसिटेंस C1, C2 और C3 हैं। इन कैपेसिटर्स को कंडक्टिंग वायर से मैंने आपस में ऐसा कनेक्ट करके रखा है। ये ग्रुप ऑफ कैपेसिटर्स हैं और इस ग्रुप के ये 2 टर्मिनल्स हैं। ये जो कैपेसिटर का ग्रुप है, इसके ये 2 टर्मिनल्स हैं। दैट मीन्स मैं इन 2 टर्मिनल्स को बैटरी से कनेक्ट करूंगा। अगर किसी ने कहा कि इस ग्रुप ऑफ कैपेसिटर के ये 2 टर्मिनल है, उसने यहाँ टर्मिनल बना दिए, इसका मतलब वो कहना चाह रहा है कि बैटरी को यहाँ से यहाँ कनेक्ट करेंगे। अभी हम 3 कैपेसिटर्स को ऐसा कनेक्ट करेंगे और इन दोनों एंड पॉइंट्स को हम टर्मिनल्स ऑफ दिस ग्रुप ऑफ कैपेसिटर कहेंगे, और इन टर्मिनल पॉइंट्स को हमने एक सेल से या एक ग्रुप ऑफ सेल जिसको बैटरी कहते हैं उससे कनेक्ट कर दिया। लेट अस से ये V वोल्ट की बैटरी है, EMF E भी लिख सकते हैं, या V वोल्ट की बैटरी है, ऐसा लिखा मैंने। तो जैसे ही आप ये कनेक्शन करोगे, जैसे ही इस स्विच को बंद करोगे, तो बैटरी की ड्यूटी है कि वो इन दोनों टर्मिनल्स के बीच, दैट मीन्स इन दोनों प्लेट्स के बीच में V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस स्टैब्लिश करेगी। बैटरी एक ऐसी डिवाइस है जो सर्किट में 2 पॉइंट्स के बीच कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करती है। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को यहाँ जोड़ा, बैटरी के निगेटिव टर्मिनल को यहाँ जोड़ा, तो इन दोनों पॉइंट के बीच में V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। बैटरी ने ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया। इस पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट करने के लिए बैटरी के इस टर्मिनल से +Q चार्ज निकलकर कैपेसिटर के इस प्लेट तक गया। यहाँ ध्यान देना है कि ये जो चार्ज निकला, ये सिर्फ और सिर्फ यहीं तक जा सकता है, इसके आगे ये तो खाई है, ये 2 प्लेट ऐसे हवा में एक दूसरे से दूर हैं या बीच में इंसुलेटर है, तो चार्ज यहाँ से यहाँ तो नहीं जा सकता। ये 2 प्लेट अलग अलग सेपरेशन पे रखे हैं, तो जो भी चार्ज यहाँ से चला वो इस जाकर प्लेट के ऊपर बैठ जाएगा। सिमिलरली इस टर्मिनल से +Q चार्ज इन हुआ, या हम बोल सकते हैं कि इस टर्मिनल से -Q चार्ज निकला। यहाँ से +Q निकला, यहाँ से -Q निकला, या बोल सकते हैं कि +Q यहाँ से वापस अंदर आ गया, एक ही बात है। ये -Q चार्ज सिर्फ और सिर्फ इस प्लेट तक जा सकता है, इसके आगे जाने का रास्ता ही नहीं है। ये तो टूटा हुआ तार है, यहाँ पे ये 2 प्लेट ऐसे हवा में है, तो यहाँ से यहाँ चार्ज नहीं जा सकता। यहाँ से जो चार्ज निकला वो इस प्लेट पे बैठ गया, यहाँ से जो चार्ज निकला वो इस प्लेट पे बैठ गया। इन प्लेट्स का क्या होगा? सिंपल,
अगर इस प्लेट के ऊपर प्लस क्यू चार्ज है तो इस सामने वाली प्लेट के इनर वॉल पे माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस होगा। कैसे? इसको मैं थोड़ा ऐसा एनलार्ज करके बना रहा हूँ, देखिएगा। ये प्लेट है और ये प्लेट है, ठीक है। इस प्लेट के ऊपर प्लस क्यू चार्ज गया, इस पॉजिटिव चार्ज ने इस प्लेट के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। इनफैक्ट अगर आप ध्यान से देखें तो ये प्लेट इस प्लेट से जुड़ा हुआ है और ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है। आइसोलेटेड मीन्स ये दोनों प्लेट आपस में तो जरूर कनेक्टेड है, आपस में चार्ज का लेन देन कर सकते हैं, लेकिन बाहर की दुनिया से इनका कोई कनेक्शन नहीं है। ये दोनों प्लेट बस आपस में कनेक्टेड है। इस दो प्लेट के सिस्टम पर बाहर से चार्ज एंटर होने का कोई रास्ता नहीं है, यहाँ से चार्ज के एग्जिट होने का कोई रास्ता नहीं है। तो ये दोनों प्लेट का सिस्टम न्यूट्रल था और हर समय न्यूट्रल रहेगा। जैसे ही बैटरी ने प्लस क्यू चार्ज दिया, ये प्लस क्यू चार्ज इस प्लेट के ऊपर आया, इसने इलेक्ट्रॉन्स को इस सिस्टम, ये कंडक्टर है, ये कंडक्टिंग वायर से कनेक्टेड है, ये पूरी चीज़ एक कंडक्टर है, इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचना शुरू किया इस पॉजिटिव चार्ज ने, जिसकी वजह से यहाँ माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस हो गया। माइनस क्यू चार्ज यहाँ आके बैठ गया। अगर यहाँ क्यू चार्ज है तो कन्फर्मली यहाँ माइनस क्यू है। ऐसा होने से ही इस मेटल की मीट के अंदर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। इस मेटल की मीट के अंदर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। अगर यहाँ प्लस क्यू और यहाँ माइनस क्यू बाई 2 हो जाए या माइनस 2 क्यू हो जाए तो फिर आप खुद से प्रूव करके देख सकते हो यहाँ पे फील्ड जीरो नहीं होगा। मेटल की मीट में फील्ड जीरो होना ही पड़ेगा। ये पॉजिटिव चार्ज फील्ड इस तरफ बनाता है, इक्वल अमाउंट ऑफ निगेटिव चार्ज सेम मैग्नीट्यूड का फील्ड उल्टे डायरेक्शन में बनाता है, इसलिए ऐसे किसी पॉइंट पे फील्ड जीरो होगा। इनफैक्ट यहाँ हर जगह फील्ड जीरो होगा इस प्लस क्यू और माइनस क्यू की वजह से। इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हो, ऐसा आपने कहीं किसी क्वेश्चन में किया भी था, याद करो। अगर हम एक ऐसा गॉसियन सरफेस इमेजिन करें जो इस प्लेट की मीट के अंदर से पास होता हो, फिर इस प्लेट की मीट के अंदर से पास होता हो, ये एक बॉक्स शेप का गॉसियन सरफेस इमेजिन करो। इस गॉसियन सरफेस के थ्रू फ्लक्स जीरो है, ऐसा आप आसानी से दिखा सकते हो। इस वॉल पे कोई फील्ड ही नहीं है, इस वॉल पे कोई फील्ड नहीं है। इन दोनों प्लेट के बीच में जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो परपेंडिकुलर टू प्लेट सरफेस होगी। तो बॉक्स का ये जो फेस है, इसका एरिया वेक्टर इधर है, फील्ड ऐसे है, यहाँ कोई फ्लक्स नहीं, यहाँ कोई फ्लक्स नहीं, इधर जो वॉल है उसमें भी फ्लक्स नहीं। तो ये जो बॉक्स है इसमें नेट फ्लक्स जीरो है, मीन्स इसके अंदर टोटल चार्ज जीरो होना चाहिए। ये तभी पॉसिबल है जब यहाँ प्लस क्यू हो तो यहाँ भी माइनस क्यू चार्ज हो। तो नेचुरली इस प्लेट पे जब बैटरी ने प्लस क्यू चार्ज दिया तो इसकी वजह से इस सामने वाले प्लेट के ऊपर माइनस क्यू चार्ज ही इंड्यूस होगा, ये याद रखना है। यहाँ पे क्यू है तो यहाँ कन्फर्मली माइनस क्यू है, तभी मेटल की मीट के अंदर फील्ड जीरो होगा, नहीं तो नहीं होगा, इसलिए माइनस क्यू है। अब ये जो प्लेट का सिस्टम था, दैट मीन्स ये और ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है। अगर यहाँ माइनस क्यू चार्ज दिख रहा है तो प्लस क्यू चार्ज कहीं तो दिखेगा ही। ये प्लस क्यू चार्ज इस प्लेट के इस वॉल पे आपको दिखेगा, दैट मीन्स यहाँ पे ये जो कंडक्टर था, इस कंडक्टर के इस वॉल पे, ये एक सिंगल कंडक्टर है अगर आप सोचे तो, प्लेट वायर से कनेक्टेड है। यहाँ अगर माइनस क्यू चार्ज है तो एक वॉल पे कहीं ना कहीं प्लस क्यू चार्ज होगा ही होगा, जो कि है। अब सेम चीज़ फिर से रिपीट होगी। अगर यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है तो ये दोनों प्लेट का सिस्टम एक आइसोलेटेड सिस्टम है, इस पर नेट चार्ज जीरो है। ये आइसोलेटेड सिस्टम मीन्स ये एक आइलैंड है, ये एक टापू है, यहाँ ना तो कोई चार्ज आ सकता है ना यहाँ से कोई चार्ज बाहर जा सकता है। तो अगर ये प्लस क्यू चार्ज है तो ये सामने वाली प्लेट के ऊपर फिर से एक माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस करेगा, और इस पे माइनस क्यू आया तो बिकॉज ये एक आइसोलेटेड न्यूट्रल सिस्टम है, नेट चार्ज जीरो है, तो यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज होगा। बिल्कुल ठीक, इस माइनस क्यू ने सामने वाले वॉल पे प्लस क्यू चार्ज इंड्यूस कर दिया। तो प्लीज़ ध्यान से देखिए, बैटरी ने एक टर्मिनल से प्लस क्यू दिया, दूसरे से माइनस क्यू दिया, और ये जो अंदर वाले प्लेट्स हैं सबके ऊपर माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू चार्ज ऑटोमेटिकली इंड्यूस हो जाएगा। इस प्लेट के सिस्टम पे नेट चार्ज जीरो है, इस प्लेट के सिस्टम पे नेट चार्ज जीरो है, लेकिन हमारे तीनों कैपेसिटर जो हैं उन पे इक्वल चार्ज क्यू आ गया। तो तीन कैपेसिटर यहाँ सीरीज़ में हैं, एक के बाद एक कनेक्टेड है, और इस सीरीज़ कॉम्बिनेशन के ये दो पॉइंट टर्मिनल्स हैं,
इनको चाहे तो आप एक नाम दे दीजिए ए और बी, दीज आर टू टर्मिनल्स ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन। इस टर्मिनल के क्रॉस अगर आपने बैटरी लगाया तो बैटरी ने एक चार्ज सप्लाई किया जिससे तीनों कैपेसिटर के ऊपर इक्वल चार्ज आएगा। तो सीरीज ग्रुपिंग में ये एक फीचर है कि सभी कैपेसिटर के ऊपर चार्ज की क्वांटिटी सेम होती है। यहाँ ध्यान देना है कि अगर इस सर्किट में यहाँ से मान लो एक ब्रांचिंग हो गई होती, यहाँ से आगे कोई एक कैपेसिटर होता या बैटरी होती, कुछ भी होता, अगर एक ब्रांच और ऐसा होता, यहाँ से अगर एक वायर का कनेक्शन बाहर निकल गया तो फिर ये दोनों सीरीज़ में नहीं कहे जाएंगे। अगर यहाँ से एक ब्रांच बाहर निकला तो फिर ये दोनों कैपेसिटर सीरीज़ में नहीं कहे जाएंगे। ये तीनों के तीनों कैपेसिटर सीरीज़ में तभी हैं जब ये वन आफ्टर दी अनदर कनेक्टेड हैं और बीच में कहीं भी ब्रांचिंग नहीं हुई है, बीच में ऐसा कोई ब्रांच नहीं निकला होना चाहिए। यहाँ से कोई ब्रांच निकल आया तो फिर ये दोनों सीरीज़ में नहीं कहे जाएंगे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि इन सीरीज कनेक्शन all capacitors have same charge। 3 की जगह 4, 5, 6 कैपेसिटर भी होते तो सब पे सेम चार्ज होता। कैपेसिटेंस भले ही अलग अलग हो, C1, C2, C3, दे आर डिफरेंट, स्टिल चार्ज ऑन दी 3 कैपेसिटर्स विल बी सेम। 4 होते तो चारों पे सेम, 5 होते पांचों पे सेम। In series combination, all capacitors always have same amount of charge on them. That is the first learning point. Now, let us assume that this point is named as D and this point is named as E. Let us say potential difference between A and D is V1. ध्यान देना, कैपेसिटर का पॉजिटिव प्लेट हायर पोटेंशियल पे है, निगेटिव प्लेट लोअर पोटेंशियल पे है। एक्चुअली में अगर एक कैपेसिटर पे प्लस चार्ज और माइनस चार्ज ऐसा है तो यहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसी। तो जब भी आप इस प्लेट से इस प्लेट तक जाओगे आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चल रहे हो और पोटेंशियल ज़रूर डिक्रीज हो जाएगा। तो इस प्लेट का पोटेंशियल हायर है, इसका लोअर है, यहाँ से यहाँ जाएंगे पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा। सिमिलरली अब देखिए ये जो प्लेट है ये कंडक्टिंग वायर से इससे कनेक्टेड है, तो ये प्लेट और ये प्लेट एक ही पोटेंशियल पे है। पॉइंट डी का पोटेंशियल जो है, इस प्लेट के पोटेंशियल, पॉइंट डी का पोटेंशियल और इस प्लेट के पोटेंशियल में कोई डिफरेंस नहीं है। दे ऑल आर सेम पॉइंट्स एज फार एज पोटेंशियल इज कंसर्न। इस इलेक्ट्रिक सर्किट में ये सारे सेम पॉइंट हैं, इन सभी पॉइंट्स का पोटेंशियल एक ही है। कंडक्टर से कनेक्टेड जो भी पॉइंट्स हैं सर्किट में वो सभी सेम पोटेंशियल पे हैं। ये सभी पॉइंट सेम पोटेंशियल पे, ये सभी पॉइंट सेम पोटेंशियल पे, ये सभी पॉइंट सेम पोटेंशियल पे। तो जब आप D से E जाते हैं तो आप फिर से एक यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको इसकी डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं। हाई पोटेंशियल पॉइंट से लो पोटेंशियल पॉइंट, हाई पोटेंशियल प्लेट से लो पोटेंशियल प्लेट पे जाते हैं, पोटेंशियल फिर से कम हो जाता है। तो यहाँ से यहाँ आने पे पोटेंशियल V1 कम हुआ, यहाँ से यहाँ जाने पे पोटेंशियल V2 कम हुआ, एंड लेट अस से सिमिलरली यहाँ से यहाँ जाने पे पोटेंशियल V3 कम हो गया। तो हम कहेंगे पहले कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, दूसरे के क्रॉस V2 है और तीसरे के क्रॉस V3 है। सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 3 कैपेसिटर्स will be V1. V1 can be written as Q by C1. क्यों? एक कैपेसिटर पे चार्ज Q है और कैपेसिटेंस C1 है, तो उसके प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? Q by C1। सिमिलरली इस कैपेसिटर पे चार्ज Q है, इसके प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? Q by C2। So V2 will be Q by C2. Q is same for all the capacitors. Similarly for third capacitor, potential difference between its plates will be Q by V3. And we also understand that V is equal to V1 plus V2 plus V3. What is V? V is potential difference of the cell.
or V is potential difference between the terminals of this group. These three capacitors are in series grouping. These are two terminals of this group, series group. Potential difference between A and B is same as potential difference of the battery. बैटरी ने इन दोनों पॉइंट के बीच V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करके रखा है। बैटरी की ही ड्यूटी है, उसके टर्मिनल्स को आप सर्किट में कहीं भी दो पॉइंट के बीच कनेक्ट कर दो, इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V है। मींस बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल हायर पोटेंशियल पे है, नेगेटिव टर्मिनल लोअर पोटेंशियल पे है। हम A से चलकर B किसी भी रास्ते से जाएं, किसी भी रास्ते से A से चलकर B जाएं, पोटेंशियल ड्रॉप होगा। A हायर पोटेंशियल पे, B लोअर पोटेंशियल पे है। A से B जाएंगे तो पोटेंशियल घटेगा कितना, V वोल्ट, किसी भी रास्ते से। इस रास्ते से जाएंगे तो भी पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल पे आए, मतलब हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे आए। हम A से B जाएंगे, V वोल्ट पोटेंशियल घट गया। हम इस रास्ते से भी जाएंगे तो A से B जाने पे पोटेंशियल में ड्रॉप V वोल्ट ही होगा। यहाँ से यहाँ आए तो V1 वोल्ट ड्रॉप हुआ, यहाँ से यहाँ गए तो V2 वोल्ट का ड्रॉप हुआ, और यहाँ से यहाँ गए तो V3 वोल्ट का ड्रॉप हुआ। इसलिए V1 प्लस V2 प्लस V3 टोटल ड्रॉप है A से B के बीच में, जो कि V के इक्वल है, राइट। अब अगर आपसे कोई कहता है कि व्हाट इज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस ग्रुप ऑफ कैपेसिटर्स, व्हाट इज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस ग्रुप ऑफ कैपेसिटर्स, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इसका क्या मीनिंग है भाई? व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस फ्रेज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस? आंसर है, अगर हम इस ग्रुप को, इस ग्रुप ऑफ कैपेसिटर को एक सिंगल कैपेसिटर से रिप्लेस कर दें, राइट, C0 लिख ले रहा हूं, और इसको जब मैं उसी बैटरी से कनेक्ट करता हूं, सेम V वोल्ट की बैटरी से, सेम बैटरी से कनेक्ट किया, इन तीनों को हटा दो, एक कैपेसिटर ऐसा लाओ जिसको इसी बैटरी से कनेक्ट करने पे ये कैपेसिटर भी बैटरी से Q चार्ज ड्रॉ करता है। दैट मीन्स बैटरी इसको Q चार्ज सप्लाई करती है। ध्यान देना, हम इस कैपेसिटर को इस ग्रुप का इक्विवेलेंट कहेंगे अगर इस कैपेसिटर को इसी बैटरी से जोड़ने पर, सेम V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस देने पर, ये कैपेसिटर भी बैटरी से Q चार्ज ले। इस ग्रुप ने बैटरी से Q चार्ज ड्रॉ किया, इस सिंगल कैपेसिटर ने भी बैटरी से Q चार्ज ड्रॉ किया, तो हम कहेंगे कि ये कैपेसिटर इन तीनों का रिप्लेसमेंट है, इक्विवेलेंट है। किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में इन तीनों को हटा करके हम इस कैपेसिटर को रख सकते हैं। सो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ध्यान दीजिएगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज Q बाय V। तो अगली बार से आप इन शॉर्ट ऐसे याद रख सकते हैं कि ये ग्रुप ऑफ कैपेसिटर है। दिस इज नॉट ओनली ट्रू फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन, इट इज ट्रू फॉर एनी काइंड ऑफ ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स। इफ देर इज अ ग्रुप ऑफ कैपेसिटर, these two are terminals, you apply a V volt potential difference between the terminals, and the charge that goes into the combination of capacitors, charge that is drawn by the grouping of capacitor is Q, then Q by V is known as equivalent capacitance between terminals A and B. ये जो ग्रुप ऑफ कैपेसिटर है बहुत कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क हो सकता है, ओके। इस कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क को V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया, बैटरी ने Q चार्ज सप्लाई किया। अगर हम ऐसा देखते हैं तो हम कहेंगे इस नेटवर्क का इक्विवेलेंट A और B के बीच में Q अपॉन V है, चार्ज सप्लाइड बाय बैटरी डिवाइडेड बाय V, यही इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है। अब देखो, इस ग्रुप ऑफ कैपेसिटर्स का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? आंसर है हाँ, अब हम बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए। फ्रॉम इक्वेशन 1 we can write, from equation 1 we can write V can be replaced with Q by C naught, right? V वोल्ट की बैटरी इस ग्रुप को Q चार्ज सप्लाई करती है, Q by V को इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कहते हैं, ठीक है ना। तो Q by V को इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कहते हैं। दैट मीन्स V कैन बी रिटन एज Q by C naught, where C naught is equivalent capacitance.
Similarly, V1, in place of V1 from this equation, in place of V1 I can write Q by C1. From this equation, in place of V2 I can write Q by C2. In place of V3 I can write Q by C3. Right? So in all these three, in this particular equation, all terms have Q in their numerator. You can cancel out Q and you get 1 by C is equal to 1 by C1, 1 by C2, 1 by C3. रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ने के लिए जिस तरह का फॉर्मूला आपने बनाया था क्लास 10th में, कैपेसिटर्स को सीरीज में जोड़ने का फॉर्मूला उसी तरह का है. C naught is equivalent capacitance and it is given by this equation, right? 1 by C naught is equal to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3. Please remember, if there are only two capacitors, 4-5 होंगे तो भी ऐसे ही 1 by C1, 1 by C2, 1 by C3, 1 by C4, 1 by C5. लेकिन अगर सिर्फ दो ही कैपेसिटर हैं, for two capacitors, 1 by C naught will be 1 by C1 plus 1 by C2. So C naught will be equal to C1 C2 by C1 plus C2. इसको याद रखने से आपकी वर्किंग थोड़ी क्वेश्चंस में फास्ट हो जाएगी. अगर दो कैपेसिटर सीरीज में हैं तो उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C1 C2 by C1 plus C2 डायरेक्टली ऐसे याद रखें तो आप थोड़ा फास्ट वर्क कर पाएंगे. Okay, so this is clear to all of you. Now, if somebody asks you how much charge was drawn by this group of capacitors from the battery, how much charge was drawn by this group of capacitors from the battery, what is the value of Q? Obviously, Q is C naught into V. So, charge drawn by the network will be C naught into V. So, charge drawn by this group of capacitor is nothing but C naught by V. But that means आप इस ग्रुप ऑफ कैपेसिटर को आप सिंगल कैपेसिटर से रिप्लेस कर दो ना, C naught, जिसकी वैल्यू इतनी है. ये कैपेसिटर बैटरी से कितना चार्ज लेगा, इसके अक्रॉस V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है तो Q विल बी इक्वल टू C naught into V, दैट्स ऑल. और सीरीज ग्रुपिंग में जो इक्विवेलेंट पे चार्ज है वही हर एक कैपेसिटर के ऊपर चार्ज है. जो इस इक्विवेलेंट के ऊपर चार्ज है, इस अकेले ने बैटरी से जो चार्ज लिया है वही चार्ज तीनों के ऊपर है. सो ईच एंड एवरी कैपेसिटर हैज सेम अमाउंट ऑफ चार्ज, राइट. मैं चाहूँगा कि आप एक और चीज़ पे ध्यान दें. Suppose there are only two capacitors in series. To keep it simple, I am considering only two capacitors. Two capacitors in series have been connected to a battery of V volt. Charge on the plates of the capacitor is Q. Right? ऐसा नहीं कोई पूछे कैपेसिटर पे चार्ज कितना है तो प्लस क्यू माइनस क्यू नहीं बोलना, सिंपली क्यू बोलते हैं. पॉजिटिव प्लेट पे जो चार्ज है उसी को चार्ज ऑन दी कैपेसिटर बोलते हैं. तो एक जगह ऐसा क्यू लिख दिया, प्लस माइनस लिख दिया, इट इज़ अंडरस्टूड कि इस कैपेसिटर के इस प्लेट पे प्लस क्यू और इस पे माइनस क्यू चार्ज है. ये प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज है. तो बैटरी सीरीज में कनेक्टेड है, बैटरी ने क्यू चार्ज सप्लाई किया, सेम चार्ज दोनों के ऊपर है. ये V1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, ये V2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ दीज टू कैपेसिटर्स. V1 प्लस V2 डेफिनेटली V के इक्वल है. हम V1 V2 को जल्दी से कैसे लिख सकते हैं? अगर कोई पूछे ये 100 वोल्ट की बैटरी है, बताओ यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, इस कैपेसिटर के प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, या इस कैपेसिटर के प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है. तो हम ये क्विकली कैसे लिखेंगे अगली बार से, ये हम समझ लेते हैं और याद कर लेते हैं. तो सबसे पहली चीज़ जो हमारे पास है वो ये है कि जो चार्ज है दोनों कैपेसिटर पे वो सेम है. दैट मीन्स Q इज इक्वल टू C1 V1 एंड Q इज इक्वल टू C2 V2.
which simply means that rather I should write it like this is equal to C2 V2. Therefore V1 by V2 is C2 by C1. ये मैं उन्हीं बातों को घुमा फिरा के बोल रहा हूँ, थोड़ी आपकी वर्किंग फास्ट कैसे हो इसके लिए. तो V1 by V2 is C2 by C1. तो हमें याद रखना चाहिए कि when capacitors are in series, potential difference across them are in inverse ratio of capacitance. दोनों कैपेसिटर के कैपेसिटेंस के इन्वर्स रेशियो में होता है पोटेंशियल डिफरेंस. V1 by V2 is equal to C2 by C1. Very important. The potential difference between two capacitors is in inverse ratio of capacitance. And of course, V1 plus V2 is equal to V. V1 plus V2 is equal to V. Total potential difference is V1 plus V2. तो जस्ट इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने से हमें V1 और V2 मिल जाएगा. इनको सॉल्व करना ही मेंटली सॉल्व कर सकते हैं. एक क्वांटिटी है V, उसको दो हिस्सों में बांटना है इन द रेशियो C2 by C1. तो आसानी से हम लिख सकते हैं कि V1 विल बी C2 by C1 plus C2 V and V2 will be equal to C1 by C1 plus C2 into V. तो सिर्फ ये स्टेटमेंट अगर याद है कि द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू कैपेसिटर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस, तो एक स्टूडेंट इमीडिएटली ये लिख देगा, उसे कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V है और V को हमें दो हिस्सों में बांटना है. एक, इसको फिर से मैं एक बार पहले आपको बताया था, फिर से बता रहा हूँ कि अगर एक एप्पल है और इसको 3:1 के रेशियो में बांटना है, 3 हिस्सा मुझे चाहिए, एक हिस्सा मैं आपको दूंगा, तो इसके 3 टुकड़े नहीं 4 टुकड़े करेंगे आप, 3 + 1, उसमें से एक टुकड़ा आपको दे दूंगा, 3 टुकड़े मैं रख लूँगा. तो ये ऐसे ही है C2 by C1, जैसे 3:1 है मान लो C2 by C1 की वैल्यू. तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V को दो हिस्सों में बांटना है, जिससे V1 3 हिस्सा हो, V2 एक हिस्सा हो. कैसे करेंगे? पहले पूरी चीज़ जो V है उसके 4 बराबर टुकड़े कर देंगे, V/4 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 V/4. ये अगर 3:1 है तो 4 बराबर टुकड़े कर दिए, हर टुकड़े का साइज V/4, हर टुकड़े का साइज V/C1 + C2. अब उसमें से 3 मुझे मिल गए, 3 टुकड़े, हर टुकड़े का साइज यहाँ पे है V/C1 + C2, और उसमें से C2 टुकड़ा मिल गया V1 को, इसलिए इतना हो गया, और C1 टुकड़ा मिल गया उसको. तो ऐसे मेंटली सोचेंगे तो जैसे ही ये स्टेटमेंट याद आएगा आप सीधा ये लिखते हैं. तो सीरीज कनेक्शन में जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है वो कैपेसिटर्स के बीच में डिवाइड हो जाता है इन इनवर्स रेशियो ऑफ देयर कैपेसिटर. दिस इज ट्रू फॉर एनी नंबर ऑफ कैपेसिटर्स. This statement is true for any number of capacitors, that potential difference gets divided among the capacitors in inverse ratio of their capacitors. I'll just write one sentence. Potential difference gets divided between the capacitors in inverse ratio of their capacitance. ओके, एक एग्जाम्पल कर लेते हैं जिससे ये पूरी बातें हमें ठीक ठीक समझ में आ जाए. These are two capacitors having capacitance 1 microfarad and 2 microfarad. This group of two capacitors is connected to a cell of 30 volt potential difference, EMF 30 volt. Now the first question is find equivalent capacitors. Second question is find charge on each capacitor. Third question is find potential difference across
each capacitors. Fourth question is find energy stored in the capacitor system. And the fifth question is find work done by the cell in charging the capacitors. राइट आप चाहें तो ये क्वेश्चन वीडियो पॉज करके खुद से कर सकते हैं। सबसे पहले फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इस ग्रुप ऑफ कैपेसिटर को एक कैपेसिटर से रिप्लेस करना है। दो कैपेसिटर सीरीज में 1/C0 इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। ये आपको मैंने जल्दी से काम करने के लिए याद कराया। दो कैपेसिटर के लिए ये फॉर्मूला, दैट मीन्स 1 इंटू 2 बाई 1 प्लस 2। यूनिट्स का जरा ध्यान दीजिएगा। 1 माइक्रोफराड इंटू 2 माइक्रोफराड, ऊपर में 2 माइक्रो है, ऊपर में 10 टू द पावर -6 दो बार है। 1 माइक्रोफराड प्लस 2 माइक्रोफराड, यहाँ एक डिनोमिनेटर में एक 10 टू द पावर -6, एक 10 टू द पावर -6 तो कैंसिल हो जाएगा, पर एक बचा रह जाएगा। सो दैट मीन्स द आंसर विल बी इन माइक्रोफराड। ऊपर में माइक्रोफराड इंटू माइक्रोफराड दो बार, नीचे में माइक्रोफराड एक ही बार। सो आंसर ऑब्वियसली इज इन माइक्रोफराड 2/3 माइक्रोफराड। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है वो 2/3 माइक्रोफराड है। मीन्स आप किसी भी क्वेश्चन में इन दोनों को हटा करके उनका रिप्लेसमेंट एक सिंगल कैपेसिटर ऐसा ले सकते हो जिसका कैपेसिटेंस 2/3 माइक्रोफराड हो। सेकेंड क्वेश्चन इज फाइंड चार्ज ऑन द कैपेसिटर्स। इक्विवेलेंट कैपेसिटर पे कितना चार्ज है हम ये सोचते हैं। बैटरी ने Q चार्ज दिया, यहां से -Q, ठीक है। इक्विवेलेंट कैपेसिटर पे कितना चार्ज है, आंसर है C0V। C0 कितना है, 2/3 माइक्रोफराड इंटू V 30 वोल्ट। यहाँ एक माइक्रो है, 10 टू द पावर -6 है, देयरफॉर द आंसर इज इन माइक्रोकूलम। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटर पे कितना चार्ज है, 20 माइक्रोकूलम। ध्यान देना, सीरीज कनेक्शन में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर पे चार्ज होता है वही चार्ज हर एक कैपेसिटर पे होता है। इन दोनों पे भी चार्ज की क्वांटिटी कितनी है, तो आंसर है यही 20 माइक्रोकूलम। जो कैपेसिटर इक्विवेलेंट कैपेसिटर पे चार्ज है, द सेम चार्ज इज देयर ऑन ईच एंड एवरी कैपेसिटर इन सीरीज ग्रुपिंग। तो इन दोनों कैपेसिटर के ऊपर भी चार्ज 20 माइक्रोकूलम है। फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर। हर कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालें। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको फार्मूला बताया था, लेकिन इस क्वेश्चन में वो फार्मूला क्यों यूज़ करें। हम ऑलरेडी दोनों कैपेसिटर पे चार्ज जानते हैं, तो Q/C करने से भी मिल जाएगा। अगर सिर्फ तीसरा क्वेश्चन पूछा गया होता तो हम ये स्टेप्स ओमिट कर देते, और अभी अभी आपने जो पढ़ा पोटेंशियल डिफरेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस, तो डायरेक्टली हम यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस लिख सकते थे C2V/C1 + C2। लेकिन अभी जब मैं इस कैपेसिटर पे चार्ज जानता हूँ तो मैं सिंपल कैलकुलेशन कर सकता हूँ। V1 कैपेसिटर पे चार्ज Q, कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफराड, सो V1 इज नथिंग बट Q/C1। V1 मतलब इस कैपेसिटर के प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। Q/C1, Q इज 20 माइक्रोकूलम and C1 is 1 microfarad. Microcoulomb, microfarad. Micro goes away. So this is 20 volt. दूसरा तो कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं। टोटल ड्रॉप जो है यहाँ से यहाँ तक 30 वोल्ट है। यहाँ से यहाँ गए 20 वोल्ट पोटेंशियल कम हुआ, तो यहाँ से यहाँ जाने पे 10 वोल्ट होगा। और आप Q/C2 भी कर सकते हो, वो ऑब्वियस है कि 10 वोल्ट होगा। तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं। फोर्थ, फाइंड एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर सिस्टम। यहां ध्यान देना, इस कैपेसिटर में स्टोर्ड एनर्जी
क्यू स्क्वायर बाई टू सी या हाफ सी वी स्क्वायर, और इस कैपेसिटर में स्टोर्ड एनर्जी क्यू स्क्वायर बाई टू सी या हाफ सी वी स्क्वायर। तो दोनों में आप एनर्जी स्टोर्ड लिख के उनको जोड़ सकते हो, लेकिन इसकी बजाय आप सीधा सीधा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस में कितनी एनर्जी स्टोर्ड है ये लिख सकते हो। ये सच में इक्विवेलेंट है, उन दोनों का रिप्लेसमेंट है। इसमें जितनी एनर्जी स्टोर्ड है वही उस कैपेसिटर सिस्टम में है, आप वेरीफाई कर सकते हो। तो क्यू स्क्वायर बाई टू सी नॉट या हाफ सी वी स्क्वायर दोनों एक ही फॉर्मूले हैं। हाफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपने लिखा है 2/3 माइक्रो फराड वी स्क्वायर। वी कितना है? 30 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर। सो दिस बिकम्स 900/3 दैट इज 300 माइक्रोजूल, क्योंकि एक माइक्रो था यहाँ पे, माइक्रो फराड। इक्विवेलेंट कैपेसिटर पे अगर एनर्जी स्टोर्ड 300 माइक्रोजूल है तो प्लीज़ 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 आप ऐसे समझ जाइए कि इन दोनों को मिला के भी उतनी एनर्जी स्टोर्ड है। आप चाहें तो अलग से कैलकुलेट कर सकते हैं। इस कैपेसिटर में स्टोर्ड एनर्जी हाफ C1 V1 स्क्वायर या हाफ Q स्क्वायर बाई C1, और दूसरे में भी हाफ C2 V2 स्क्वायर। दोनों को जोड़ेंगे यू विल गेट द सेम वैल्यू, यू शुड गेट द सेम वैल्यू। आप खुद से वेरीफाई कर लीजिए। पांचवा, फाइंड वर्क डन बाय द बैटरी इन चार्जिंग दीज कैपेसिटर। बैटरी ने कितने जूल का वर्क किया? आंसर है 30 वोल्ट की बैटरी से अगर क्यू चार्ज का फ्लो ऐसा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज ऐसा फ्लो पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकला है, तो बैटरी ने वर्क परफॉर्म किया है। एंड वर्क डन बाय द बैटरी और द सेल इज Q इंटू V, Q इंटू EMF ऑफ द सेल। सो व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ चार्ज? 2/3 माइक्रो फराड, माइक्रो कूलम, and V is 30 volt. So this becomes something is wrong. Q is 20 microcoulomb. I am extremely sorry. Q is 20 microcoulomb and V is 30 volt. So 20 into 30, 600 microjoule. So work done by battery is 600 microjoule and energy stored in the capacitor system is only 300 microjoule. In the last class also we had discussed that when a battery charge से कैपेसिटर, आप तो इस ग्रुप को छोड़ के ऐसे सिंपल एक कैपेसिटर से उसको रिप्लेस कर दो मन में। when battery charge से कैपेसिटर, half of the work done by battery is lost as heat। यहाँ भी वही हुआ, बैटरी ने 600 माइक्रोजूल वर्क किया जिसमें से 50% 300 माइक्रोजूल हीट बन गया, रिमेनिंग 300 माइक्रोजूल was stored inside the capacitor। To remind you once again, ये जो एनर्जी कैपेसिटर में स्टोर्ड है, हम कहते हैं कि ये एनर्जी कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें स्टोर्ड है। कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस स्पेस में जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है उस स्पेस में एनर्जी स्टोर्ड है। एंड एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड, फार्मूला याद करा रहा हूँ, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर होता है, वो याद रखना है। So okay, I hope you have understood what is meaning of series combination of capacitors and how to do various calculations. Let us move on to parallel grouping of two capacitors. Parallel grouping of two or more capacitors. Let me draw 3 of them rather. देखिए, these are 3 capacitors and they are connected in parallel. इन सभी कैपेसिटर के एक एक प्लेट एक पॉइंट पर बांध दिए गए मीन्स दे आर कनेक्टेड यूजिंग कंडक्टिंग वायर्स। सिमिलरली जो दूसरे प्लेट्स हैं कैपेसिटर के, दे हैव बीन कनेक्टेड टू अनदर पॉइंट। दीज आर टर्मिनल्स ऑफ दिस ग्रुप। इस ग्रुप ऑफ कैपेसिटर का ये 2 टर्मिनल है। नाउ यू कनेक्ट ए बैटरी across the terminals of this group,
you connect a V volt battery across the terminals of the group of capacitors. 3 कैपेसिटर हैं, C1, C2, C3 कैपेसिटेंस है। तीनों के एक एक प्लेट आपस में एक जगह जुड़े हैं, एक एक प्लेट आपस में दूसरी जगह जुड़े हैं, और इस ग्रुप को एक बैटरी V वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया गया है इन दोनों टर्मिनल्स के क्रॉस। तो पैरेलल ग्रुपिंग में बेसिक फीचर ये है कि ऑल द कैपेसिटर्स हैव सेम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दैम। ध्यान दीजिएगा, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में जब हम ये कंडक्टिंग वायर से पॉइंट्स को जोड़ते हैं, जो रेड पॉइंट्स हैं, ऑल दीज रेड कलर्ड पॉइंट्स आर एग्जैक्टली एट सेम पोटेंशियल। ऑल दीज पॉइंट्स आर एट सेम पोटेंशियल। इसका मीनिंग ये हुआ कि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जिस पोटेंशियल पे है उसी पोटेंशियल पे ये तीनों प्लेट भी है। एंड सिमिलरली these points, they are connected together using conducting wire. ये कंडक्टिंग वायर से कनेक्टेड है सारे पॉइंट आपस में, बीच में कोई दूसरी चीज़ नहीं है, बस कंडक्टिंग वायर है। ये सारे पॉइंट एक ही पोटेंशियल पे। क्या ध्यान दो, अगर बीच में कोई दूसरी एलिमेंट आ जाती सर्किट का, जैसे यहाँ एक और बैटरी आ जाती, तब फिर ये सारे पॉइंट एक पोटेंशियल पे नहीं होते। यहाँ एक कैपेसिटर आ जाता, तब फिर हम ऐसा नहीं कह पाते कि ये और ये पॉइंट सेम पोटेंशियल पे। कुछ भी नहीं है बीच में, सिर्फ रनिंग वायर है, ये कंडक्टिंग वायर है। ये सारे पॉइंट सेम पोटेंशियल पे है, दे आर सेम पॉइंट। ऑल ब्लू पॉइंट्स आर सेम पॉइंट एंड ऑल रेड पॉइंट्स आर आइडेंटिकल, सेम पॉइंट्स। all red points are at same potential. So potential difference between any red point and any blue point is V volt. कोई भी रेड और ब्लू पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट है। इसके और इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट है। इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट है। इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट है। सारे रेड पॉइंट एक ही पोटेंशियल पे हैं, सारे ब्लू पॉइंट एक ही पोटेंशियल पे हैं। तो रेड ब्लू मीन्स इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट, यहाँ भी V वोल्ट, यहाँ भी V वोल्ट। ऑल 3 कैपेसिटर्स हैव सेम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस देम। That is the basic feature of capacitors connected in parallel grouping. All capacitors have same potential difference across them. All capacitors have same potential difference across them. Now, let us assume that once you connect this group of capacitors to the battery supplies charge Q to the group. बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से Q चार्ज निकला, बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से -Q निकला, या +Q इसके अंदर चला गया, एक ही बात है। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से +Q चार्ज निकला, ये +Q चार्ज यहाँ पहुँचा, इसके पास 3 रास्ते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि कुछ चार्ज इधर, कुछ इधर और कुछ इधर डाइवर्ट होगा। अगर ये तीनों कैपेसिटर आइडेंटिकल होते, सेम कैपेसिटेंस होता, तो फिर मेरे पास कारण था ये मानने का कि जो Q चार्ज चला उसमें से Q/3 इधर, Q/3 इधर और Q/3 इधर जाएगा। बट इन जनरल ये तीनों कैपेसिटर डिफरेंट है, डिफरेंट कैपेसिटेंस है। तो आई डू नॉट नो कि कितना चार्ज यहाँ गया, कितना इधर गया और कहाँ कितना इधर गया। सो आई विल अज्यूम कि इस कैपेसिटर के पास Q1 चार्ज आया, इसके पास Q2 चार्ज आया और इसके पास Q3 चार्ज आया। Q1 + Q2 + Q3 इज Q। अब जैसा मैंने आपको सीरीज कॉम्बिनेशन में समझाया, अगर यहाँ Q1 आया तो ये सामने वाली प्लेट पे -Q1 इंड्यूस होगा, यहाँ -Q2 इंड्यूस होगा और -Q3 इंड्यूस होगा। इसको हम ऐसा सोच सकते हैं कि जितना चार्ज यहाँ से गया उतना ही चार्ज यहाँ से गया, बस ये निगेटिव चार्ज था। ये निगेटिव चार्ज था, इसके भी उसी तरीके से 3 हिस्से होंगे जैसे इस पॉजिटिव चार्ज के हुए। पॉजिटिव और निगेटिव क्या होता है? कुछ भी नहीं, 2 प्रकार के चार्ज होते हैं, एक लाल चार्ज है, एक नीला चार्ज है, ऐसे सोच लो। पॉजिटिव चार्ज लाल चार्ज है, उसके 3 हिस्से हो गए। तो ये जो इधर से नीला चार्ज गया, निगेटिव चार्ज, उसके भी 3 हिस्से हो गए।
यहाँ प्लस Q1, यहाँ माइनस Q1, यहाँ प्लस Q2, यहाँ माइनस Q2, यहाँ प्लस Q3, यहाँ माइनस Q3। तो तीनों कैपेसिटर के क्रॉस V पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, पर उन पे चार्ज की क्वांटिटी इन जनरल डिफरेंट होगी। तो वी कैन राइट Q1 इज C1V। क्यों? इस कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? V वोल्ट। कैपेसिटेंस कितना है? C1। उस पर चार्ज की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए? C1V। दूसरे वाले कैपेसिटर पे चार्ज इतना होगा, तीसरे कैपेसिटर पे चार्ज इतना होगा। तीनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है भाई, V। कैपेसिटेंस C1, C2, C3। So quantity of charge on these three capacitors will be Q1, Q2 and Q3. Now what is equivalent capacitance? Once again, equivalent capacitance simply means Q divided by V. इसको समझने के लिए हम ऐसे सोच सकते हैं कि this group of capacitor is replaced by one single capacitor of capacitance C0, and when it is connected with this same battery, the battery supplies same amount of charge Q to this capacitor as well. इस ग्रुप को हटाकर अगर एक कैपेसिटर लगाएं और बैटरी ने उतना ही चार्ज सप्लाई किया तो हम कहते हैं यह अकेला कैपेसिटर इस सिस्टम का इक्विवेलेंट है। सो इफ C0 is the equivalent capacitance, if C0 is the equivalent capacitance, then Q will be equal to C0 into V. So if C0 is the equivalent capacitance, then Q will be equal to C0 into V. Am I right? Rather ऐसा लिख देता हूँ, C0 V is equal to Q. इस बैटरी ने इस ग्रुप ऑफ कैपेसिटर को Q चार्ज सप्लाई किया, सेम बैटरी ने इस सिंगल कैपेसिटर को सेम चार्ज Q सप्लाई किया। ये Q और ये Q सेम। So for equivalent capacitance you can write it like this. Now what is Q? In this circuit Q is Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ये जो चार्ज Q यहाँ आया इसी के तीन हिस्से हुए हैं। अगर यहाँ 30 माइक्रोकूलम चार्ज था तो ये और ये मिलकर 30 माइक्रोकूलम भी होगा। सो दिस Q चार्ज मस्ट बी इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, विच मीन्स Q1 कैन बी रिटन एज C1V, Q2 can be written as C2V, and Q3 can be written as C3V, which means C0 is equal to C1 plus C2 plus C3. ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होगा। तो पैरेलल में 3, 4, 5, 10 कितने भी कैपेसिटर्स कनेक्टेड हो, उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आप सिंपली हर कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को जोड़ के पा सकते हो। जैसा सीरीज ग्रुपिंग में रेजिस्टेंस के लिए करते थे, फार्मूला जैसा होता था, वैसे ही फार्मूला यहाँ कैपेसिटर के लिए है पैरेलल ग्रुपिंग में। इन तीनों कैपेसिटर्स का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है C1 प्लस C2 प्लस C3, राइट? ओके, हम इसको और बढ़िया से समझने के लिए एक एग्जांपल करते हैं। ओके, इस सर्किट में आपको बताना है मुझे फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, and find charge on each capacitor. Again calculate energy stored in the capacitor system. And again find work done by the cell.
ऑफ कोर्स आप वीडियो पॉज करके सॉल्यूशन कर सकते हैं। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। एक ड्राइंग बना देता हूँ अलग से। 15 वोल्ट की बैटरी, एक इस ग्रुप ऑफ कैपेसिटर को एक कैपेसिटर से रिप्लेस करना है, उसका कैपेसिटेंस क्या होगा हम जानते हैं, इट इज C1 प्लस C2, दैट इज 1 प्लस 2 3 माइक्रोफैराड। इस इक्विवेलेंट की कैपेसिटेंस वैल्यू है 3 माइक्रोफैराड। नाउ हाउ मच चार्ज was supplied by this cell to this capacitor system? कितना चार्ज सप्लाई हुआ, बैटरी ने कितना चार्ज दिया? बैटरी ने जितना चार्ज दिया वही इक्विवेलेंट के ऊपर चार्ज है। यहाँ जितना बैटरी ने चार्ज दिया वही यहाँ भी दिया, इसीलिए तो उसको इक्विवेलेंट कहते हैं। व्हाट इज वैल्यू ऑफ Q? हम इसको देख के लिखना है। आंसर है C0B, 3 माइक्रोफैराड, 15 वोल्ट, 45 microcoulomb. So battery has supplied a charge of 45 microcoulomb to this capacitor system. Equivalent को बैटरी ने चार्ज दिया, उतना ही चार्ज यहाँ भी बैटरी ने दिया। सीरीज ग्रुपिंग होती तो हम कहते बैटरी ने जो चार्ज इक्विवेलेंट को दिया वही चार्ज हर कैपेसिटर पे है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। ये जो Q चार्ज बैटरी ने दिया ये दो हिस्सों में बट गया, Q1 और Q2, प्लस Q1 माइनस Q1 प्लस Q2 माइनस Q2। Q1 कितना है? ये तो बहुत सिंपल है। व्हाट इज Q1? Q1 जानने के लिए इनफैक्ट Q भी जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जस्ट मैं आपको इलस्ट्रेट कर रहा हूँ। बैटरी ने टोटल चार्ज जो सप्लाई किया वो Q, वो तो हम यहाँ से जानते हैं। इस पर कितना चार्ज आया, ये एक इंडिपेंडेंट क्वेश्चन है, इसका बाकी चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। 1 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर 15 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। ये 1 माइक्रोफैराड का कैपेसिटेंस है और इसके क्रॉस 15 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। तो भाई 1 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर, 15 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस, 15 माइक्रोकूलम। Q2 इसी तरीके से 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है और 15 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, 30। ये दोनों को जोड़ेंगे तो 45, बिल्कुल ठीक। ये दोनों चार्ज को जोड़ेंगे तो 45 जो यहाँ से आया है, या माइनस 45 यहाँ से गया है, दोनों को जोड़ेंगे माइनस 45। तो यहाँ से जो 45 माइक्रोकूलम का चार्ज गया ये दो हिस्सों में बट गया। ऊपर वाले कैपेसिटर को 15 माइक्रोकूलम मिला, नीचे वाले को 30 माइक्रोकूलम मिला। बाकी सिंपल है, आप कर सकते हैं। एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर सिस्टम, इसमें और इसमें एनर्जी स्टोर्ड निकाल के जोड़ दीजिए, या आप डायरेक्टली इक्विवेलेंट कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर्ड लिख दीजिए, एक ही बात है। दोनों से एक ही आंसर मिलेगा। इक्विवेलेंट 3 and 15 square, right? So this is 225 into 1.5. 225, this is 675 by 2. So 337.5 microjoule, because this is micro. Please check the calculation. 337.5 microjoule, right? What is work done by the cell in the process of charging of capacitors? Cell का work done कितना है? आंसर है चार्ज सप्लाइड into V. What is charge supplied? 45 microcoulomb. 15 volt cell. So this is microjoule. Once again you can see that energy stored in the capacitor system, energy stored in the capacitor system is exactly half of the work done by the cell. Half of the energy given by the cell is wasted as heat during the charging process. स्विच को बंद करोगे, चार्ज का जो रैपिड मूवमेंट होगा उसमें कंडक्टर में करंट हुआ, हीट डेवलप होगा. So 50% of work done by the cell is wasted as heat and remaining 50% is stored in the capacitor system as the potential energy. देखो पैरेलल ग्रुपिंग का
बेसिक पर्पस ही है कि मेरे पास एक ही बैटरी है एंड लेटर से बहुत सारे कैपेसिटर्स को मुझे 15 वोल्ट की सप्लाई देनी है, बहुत सारे कैपेसिटर्स के क्रॉस 15 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस करना है। सो आई विल कनेक्ट ऑल ऑफ देम इन पैरेलल। मैं अगर तीसरा कैपेसिटर भी होता तो उसको ऐसे पैरेलल में जोड़ देता, चौथा कैपेसिटर हो उसको भी जोड़ देता, पांचवा जोड़ देता, सभी को 15 वोल्ट की सप्लाई मिलेगी। ऑल कैपेसिटर्स विल हैव 15 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस across their terminals or between their plates, right? Now let us consider a question in which we have mixed grouping. I mean series and parallel, both kind of groupings are involved. This is a very elementary simple kind of question. Okay, this is a circuit. Please tell me charge on each and every capacitor. कैलकुलेट कीजिए चार्ज ऑन ईच एंड एवरी कैपेसिटर। हर कैपेसिटर के ऊपर चार्ज कैलकुलेट कीजिए, इंडिविजुअली हर कैपेसिटर के ऊपर चार्ज कैलकुलेट कीजिए। कैलकुलेट चार्ज ऑन ईच एंड एवरी कैपेसिटर। वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। कैलकुलेट चार्ज ऑन each of the three capacitors. सबसे पहला हम इस कैपेसिटर सिस्टम का इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। एकदम स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं, देखो। सबसे पहले ये दोनों पैरेलल में, इन दोनों कैपेसिटर के एक एक प्लेट एक ही पॉइंट पे बंधे हुए हैं, पॉइंट ए पे, और एक एक प्लेट एक साथ यहां बंधे हुए हैं पॉइंट बी पे। ए और बी के बीच जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है वही इस कैपेसिटर के क्रॉस भी है और वही इस कैपेसिटर के क्रॉस भी। किसी भी लाल और किसी भी ब्लू पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। दोनों कैपेसिटर परफेक्टली पैरेलल में। इस ग्रुप ऑफ कैपेसिटर्स को हम एक सिंगल कैपेसिटर से रिप्लेस कर रहे हैं। 1 और 2 का सम पैरेलल में है तो सिंपल एडिशन। सो उन दोनों का रिप्लेसमेंट है ये 3 माइक्रोफराड। ठीक है, ऐसा लिख देता हूं जिससे आपको समझ में आ जाए। 1 माइक्रोफराड इज इन पैरेलल विथ 2 माइक्रोफराड एंड दिस मेक्स 3 माइक्रोफराड। 1 microfarad capacitor is in parallel with 2 microfarad capacitor and this makes 3 microfarad capacitor। और ये जो 3 microfarad है इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ध्यान दीजिएगा, पॉइंट्स के नाम जैसे वहां लिखे थे वैसे यहां लिख देता हूं। ए और बी के बीच में इन दोनों को हटाकर एक कैपेसिटर रखा, इस पॉइंट का नाम डी रख देता हूं, डी। इस सर्किट को ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं। फर्दर ये दोनों सीरीज में, इनका इक्विवेलेंट देखिएगा। 3 माइक्रोफराड इज इन सीरीज विथ अनदर 3 माइक्रोफराड कैपेसिटर। 3 माइक्रोफराड कैपेसिटर, बल्कि इसको मैंने गलत जगह लिख दिया, आप कंफ्यूज हो जाएंगे बाद में। यहां लिख देता हूं 1 microfarad is in parallel with 2 microfarad. This gives 3 microfarad। और यहां पे हम लिख देते हैं कि 3 microfarad capacitor is in series with 3 microfarad capacitor that gives 1.5 microfarad। ठीक है, दो कैपेसिटर सीरीज में हो तो इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? 1/C0 इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। तो बहुत सिंपल है देखना कि अगर बहुत सारे कैपेसिटर सेम कैपेसिटेंस के, सी कैपेसिटेंस के
3 कैपेसिटर अगर सीरीज में है तो इक्विवेलेंट क्या होगा, देखो ऐसे C/3। C कैपेसिटेंस वाले 4 कैपेसिटर अगर सीरीज में तो इक्विवेलेंट क्या होगा, C/4। C कैपेसिटेंस वाले 2 कैपेसिटर अगर सीरीज में है तो इक्विवेलेंट क्या होगा, C/2। तो याद रखना है 3 और 3 सीरीज में है तो इक्विवेलेंट क्या होगा, उसका आधा 1.5 माइक्रोफैराड। तो बेटा इस पूरे ग्रुप ऑफ कैपेसिटर्स को मैं रिप्लेस कर सकता हूं एक सिंगल कैपेसिटर से जिसका कैपेसिटेंस है 1.5 माइक्रोफैराड और ये एक 15 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है। तो जो चार्ज बैटरी ने सप्लाई करी है +Q -Q, बैटरी ने जो चार्ज सप्लाई करी है वो हम अब आसानी से लिख सकते हैं 1.5 माइक्रोफैराड इंटू 15 वोल्ट C इंटू V, दैट इज इक्वल टू 22.5 माइक्रोकूलम। 22.5 माइक्रोकूलम चार्ज, 22.5 मीन्स आप इसको 45/2 लिख लो, ठीक है। तो 22.5 माइक्रोकूलम चार्ज बैटरी ने इस ग्रुप को सप्लाई किया है, इक्विवेलेंट को सप्लाई किया है, मतलब यहां भी बैटरी ने वही चार्ज सप्लाई किया है 45/2 माइक्रोकूलम। हम उल्टा सोचते हैं, अब पहले इसको छोटा किया, इसका इक्विवेलेंट ये लिखा, फिर इन दोनों का इक्विवेलेंट ये लिखा। उल्टा सोचना शुरू करते हैं। बैटरी ने 22.5 माइक्रोकूलम चार्ज दिया, बैटरी ने यहां भी वही चार्ज दिया है। अब ये दोनों सीरीज में, तो सीरीज ग्रुपिंग में जो इक्विवेलेंट पे चार्ज होता है, बैटरी ने जो चार्ज दिया है वही हर एक कैपेसिटर पे होता है। तो इस कैपेसिटर पे कितना चार्ज है, आंसर है Q 22.5। इस कैपेसिटर पे कितना चार्ज है, आंसर है 22.5, है कि नहीं। इस कैपेसिटर पे कितना चार्ज है 22.5, इस कैपेसिटर पे कितना चार्ज है 22.5। तो ये जो 3 माइक्रोफैराड कैपेसिटर है, मैं बिल्कुल उल्टा सोच रहा हूं। पहले सर्किट को छोटा किया, इस कैपेसिटर के ऊपर चार्ज कैलकुलेट किया, अब यहां से सोचा कि इस पे इतना चार्ज है तो इन दोनों पे क्या होगा, सीरीज में सेम चार्ज होता है जो इक्विवेलेंट पे हो। अब मैं सोच रहा हूं कि भाई ये जो 3 माइक्रोफैराड है ये वाला, इस पे तो चार्ज हमें पता चल गया Q मतलब 22.5, लेकिन एक्चुअली ये 3 माइक्रोफैराड था क्या, नहीं। एक्चुअल सर्किट में A और B के बीच में ये 2 कैपेसिटर थे। एक्चुअल सर्किट में A और B के बीच में ये 2 कैपेसिटर हैं, ये A और ये B, ये 2 कैपेसिटर हैं। एक्चुअल सर्किट ऐसा था, ठीक है ना। तो ये जो 22.5 माइक्रोकूलम चार्ज है, इस कैपेसिटर के ऊपर 22.5 माइक्रोकूलम चार्ज है, इस ग्रुप के ऊपर 22.5 माइक्रोकूलम चार्ज है, क्योंकि इन दोनों का रिप्लेसमेंट ये। तो एक्चुअली में जो 22.5 माइक्रोकूलम चार्ज है वो इन दोनों प्लेट पर मिला के, ऐसे सोचो तुम, एक्चुअल में देखें तो ये प्लेट और ये प्लेट, ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है। देखो ये एक आइलैंड की तरह है, इन तीनों प्लेट को देखो आपस में जुड़े हैं पर बाहरी दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं है। इन तीनों प्लेट पर कहीं से चार्ज आ सकता है क्या, बैटरी से चार्ज यहाँ डायरेक्ट आ सकता है, आंसर है नहीं। ये तो कहीं से कनेक्टेड ही नहीं, हवा में, 3 प्लेट ऐसे हवा में ऐसे जुड़े हुए हैं आपस में, इनका बाहर की दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं। तो ये न्यूट्रल है, इस पे नेट चार्ज 0 ही होगा ना। तो अगर यहाँ पे चार्ज -Q है तो कंफर्म है इन दोनों पे मिला के चार्ज कितना होगा, +Q। अगर इस पे -Q चार्ज है तो इन दोनों पे मिला के +Q होगा। हम जो कह रहे हैं कि इस कैपेसिटर पे Q चार्ज है, एक्चुअली में ये अकेला नहीं था, ये 2 कैपेसिटर थे, इन दोनों की इन 2 प्लेट पे मिला के Q चार्ज है। तो अगर मैं ऐसा मान लूं, 1 मिनट के लिए ऐसा मान लूं, इस पे X चार्ज है और इस पे Q - X है,
तो सोचना बिल्कुल सही है। इस पे x चार्ज है, इस पे q माइनस एक्स है। प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। ये कैपेसिटेंस कितना था मैं भूल गया, मैंने मिटा भी दिया। एक 1 माइक्रोफराड था और एक 2 माइक्रोफराड था। ठीक है, इस कैपेसिटर में मैंने x मान लिया, इस पे q माइनस एक्स मान लिया। अब ध्यान दीजिए, बिकॉज ये दोनों पैरेलल में है, इसलिए इनके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए। यहां पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? x बाई 1। मन में सोचो, चार्ज माइक्रोकूलम में, x माइक्रोकूलम बाई 1 माइक्रोफराड। इस कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? q माइनस एक्स बाई 2। ये दोनों सेम होना चाहिए क्योंकि ये दोनों पैरेलल में हैं। तो ये जो चार्ज q इस पे आया ये तो फाइनल हो गया। इस पे जो चार्ज q आया एक्चुअली इन दो कैपेसिटर में बट गया। कैसा बटा? चार्ज को ऐसा बटना होगा जिससे कि यहाँ और यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो, तभी तो ये पैरेलल में। तो चार्ज x बाई कैपेसिटेंस 1 और चार्ज q माइनस एक्स बाई कैपेसिटेंस 2, ये दोनों सेम होने चाहिए। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 2x और x 3x इज इक्वल टू q, विच मीन्स x इज इक्वल टू q बाई 3। तो ये जो 22.5 45 बाई 2 है, दैट डिवाइड बाई, मतलब ये हो गया करीब करीब 7.5 माइक्रोकूलम चार्ज इसके ऊपर चला गया और रिमेनिंग चार्ज q माइनस एक्स ये इसके ऊपर आ गया। दैट इज 22.5 माइनस 7.5 15 माइक्रोकूलम। तो देखिए सभी कैपेसिटर पे चार्ज फाइनल हो गया। इस पे तो पूरा 22.5, इस पे x 7.5 और इस पे 15 माइक्रोकूलम। एक बार जल्दी से प्रोसेस रिपीट कर रहा हूँ। सर्किट ये दिया था, इन दोनों को पैरेलल में जोड़कर 3 लिखा। अब ये 3 और ये 3 सीरीज में होकर 1.5 हो गए। ये इक्विवेलेंट है, इस पे चार्ज होगा C इंटू वी। कैपेसिटेंस 1.5 माइक्रोफराड, EMF 15 वोल्ट, चार्ज निकला 22.5 माइक्रोकूलम। जो चार्ज इक्विवेलेंट पे है वही चार्ज सीरीज ग्रुप में हर कैपेसिटर पे होता है। तो यही 22.5 इस पे भी है और इस पे भी है। इस पे तो 22.5 डन, लेकिन ये ऐसा था नहीं, ये एक्चुअली ऐसा था। तो ये जो 22.5 माइक्रोकूलम चार्ज इस प्लेट के ऊपर है वो एक्चुअली इन दो प्लेट के ऊपर मिलाकर है। इसमें मान लिया x और इसमें मान लिया 22.5 माइनस एक्स, मतलब q माइनस एक्स। q इज 22.5। अब ये दोनों पैरेलल में हैं तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस और यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए। चार्ज x बाई कैपेसिटेंस 1 ये पोटेंशियल डिफरेंस है, चार्ज q माइनस एक्स बाई कैपेसिटेंस 2 ये पोटेंशियल डिफरेंस है। दोनों को इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू निकल गई। सो दैट इज हाउ यू कैन कैलकुलेट चार्ज ऑन ईच एंड एवरी कैपेसिटर। यहाँ पे मैं एक स्लाइटली डिफरेंट मेथड भी बताता हूँ। स्लाइटली डिफरेंट, बेसिकली इट्स ऑल द सेम बट ओके इट इज स्लाइटली डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग। आप ऐसा भी कर सकते थे। देखो ये जो दो कैपेसिटर हैं, तीन माइक्रोफराड और ये 3 माइक्रोफराड, दोनों के ऊपर चार्ज कितना है? Q मतलब 22.5। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? इस पॉइंट का नाम D, इस पॉइंट का नाम A, इस पॉइंट का नाम B। अगर मैं पूछूं कि D और A के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। चार्ज Q है, कैपेसिटेंस 3 है। Q कितना है? 22.5, 45 बाई 2, दैट डिवाइडेड बाई 3, ये आ गया 7.5 वोल्ट। सिमिलरली V2 ये भी 7.5 वोल्ट। या कॉमन सेंस कि भाई ये दोनों कैपेसिटेंस ही इक्वल हैं और 15 वोल्ट की बैटरी है तो दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस सेम ही होगा ना, 7.5 7.5, टोटल 15 होना चाहिए। या आपने Q निकाला 22.5, Q डिवाइडेड बाई 3, 22.5 डिवाइडेड बाई 3, ये पोटेंशियल डिफरेंस। एंड सिमिलरली यहाँ 22.5 डिवाइड बाई 3,
तो 7.5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है इन दोनों ही कैपेसिटर्स के अक्रॉस। अब देखो, पहले वाले पे तो चार्ज आप जानते हो Q, दूसरा जो कैपेसिटर है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है 7.5। दैट मीन्स ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है 7.5। हमने पहले पोटेंशियल डिफरेंस सोच लिया है। ऐसा, ये पोटेंशियल डिफरेंस है 7.5 वोल्ट। ठीक है, ये बैटरी लगी है, मैंने ड्रॉ नहीं किया, खत्म हो गया ना। फिर इस कैपेसिटर के अक्रॉस 7.5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इस पे चार्ज क्या होगा? 1 माइक्रोफैराड इंटू 7.5 वोल्ट, 7.5 माइक्रोकूलम। इस पे चार्ज क्या होगा? 2 माइक्रोफैराड इंटू पोटेंशियल डिफरेंस 7.5, 15 माइक्रोकूलम। तो पहले हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लें। पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के अक्रॉस सेम है, तो C इंटू V करके दोनों पे चार्ज आ गया। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। जस्ट एक छोटा सा सवाल और करेंगे। ये 4 कैपेसिटर्स हैं और पूछा गया है पॉइंट ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताइए। दैट मीन्स इस ग्रुप के ये टर्मिनल्स हैं ए और बी। फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। इसका मतलब जो बैटरी जोड़ी जाएगी वो ए और बी के क्रॉस जोड़ी जाएगी। ये लीड वायर्स हैं, बैटरी जो जोड़ी जाएगी वो ए और बी के क्रॉस जोड़ी जाएगी। इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल के बताइए। सभी लोग ट्राई करें। देखो, अगर आप में से कोई सोच रहा है, मुझे नहीं पता कि ये दोनों सीरीज में है, तो गलत सोच रहा है। ये दोनों कनेक्टेड तो है एक के बाद एक, लेकिन ये बीच में से टर्मिनल निकल गया ना, ये बैटरी को जा रहा है ना। 2 कैपेसिटर अगर ऐसे कनेक्टेड हैं और यहाँ बीच में से कोई ब्रांच निकल गया तो फिर वो सीरीज में नहीं है। कुछ लोगों को ऐसा लगता होगा कि सीरीज में नहीं है तो पैरेलल में होते होंगे। नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं है। ये दोनों पैरेलल में भी नहीं है। इनके एक एक प्लेट तो आपस में कनेक्टेड है, एक ही पॉइंट पे कनेक्टेड है, लेकिन ये प्लेट कहीं और कनेक्टेड है, ये प्लेट कहीं और कनेक्टेड है, बीच में कुछ और है। ये दोनों पैरेलल में भी नहीं है। तो अगर कोई पूछे ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में है कि पैरेलल में, आंसर है कुछ भी नहीं। फिर क्या करें? क्या ये दोनों सीरीज में है? आंसर है नहीं। ये एक के बाद एक कनेक्टेड तो है, लेकिन ये बीच में से ब्रांच निकल गई, ये दोनों भी सीरीज में नहीं है। क्या ये दोनों पैरेलल में? आंसर है नहीं। ये दोनों के एक प्लेट तो एक जगह है, पर इसका एक प्लेट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है, जबकि इसका तो एक प्लेट बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है। 2 अलग अलग पॉइंट हैं, पोटेंशियल डिफरेंस है। तो फिर है क्या? आंसर है कि कैपेसिटर नंबर 1 और कैपेसिटर नंबर 2 डेफिनेटली पैरेलल में है। ये सारे लाल पॉइंट एक ही पॉइंट है, ये सारे लाल पॉइंट एक ही पॉइंट है, दे आर सेम पॉइंट। ये सारे लाल पॉइंट एक पॉइंट है, ये भी इनफैक्ट। ये प्लेट, ये प्लेट, ये प्लेट एक ही जगह कनेक्टेड है, और ये ब्लू पॉइंट्स भी एक ही पॉइंट है। रनिंग वायर से कनेक्टेड जितने भी पॉइंट्स हैं सब सेम है भाई। तो ये दोनों प्लेट तो सेम पोटेंशियल पे, ये भी सेम पोटेंशियल पे है, लेकिन इसका दूसरा प्लेट कहीं और है। तो ये दोनों को अगर ध्यान से देखेंगे तो इनके एक एक प्लेट आपस में कनेक्टेड है डायरेक्टली। इसका प्लेट यहाँ कनेक्टेड है, इसका भी एक प्लेट यहाँ कनेक्टेड है। इस पॉइंट X पे दोनों के एक एक प्लेट, और इस पॉइंट Y पे, इनफैक्ट यही पॉइंट B है, B पे दोनों के एक एक प्लेट। तो ये दोनों पैरेलल में हुए ना।
इस पूरे पाथ में इस कैपेसिटर को कहीं भी ड्रॉ कर दिया जाए उससे फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे अगर मैं ड्राइंग को अगर ऐसा बनाता तो आपको पैरेलल तुरंत दिख जाता, अगर मैंने ऐसे बनाया होता तो आप तुरंत देख लेते कि हाँ ये दोनों तो पैरेलल में, ठीक है। तो इस पाथ में कहीं भी बनाया इस कैपेसिटर को, एक ही बात, ये दोनों सच में पैरेलल में। तो मैं यहाँ लिखता हूँ 1 इज इन पैरेलल विथ 2, C और C पैरेलल में हो गए 2C। इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में इन दोनों को हटाकर इनकी जगह पे मैं एक कैपेसिटर रख सकता हूं जिसका कैपेसिटेंस है 2C। तो ड्राइंग को फिर से ड्रॉ कर रहा हूं, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, ये कैपेसिटर एज इट इज, ये पॉइंट X और B के बीच में इन दोनों को हटाकर सिर्फ एक कैपेसिटर लगाना है आपको, ऐसा। ये 1 और 2 का पैरेलल ग्रुपिंग 2C। अब इसको ऐसे सीधे लाइन से लगाना है, ऐसे घुमा के लगाना है, वो आपकी जितना बढ़िया आप ड्राइंग बनाना चाहें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ध्यान से अगर आप देखोगे तो ये कैपेसिटर 3 और ये कैपेसिटर 4, ये दोनों सीरीज में, 4 के बाद ये 3 कनेक्टेड है, यहाँ बीच में कोई ब्रांचिंग तो हुई नहीं। तो 3 एंड 4 आर इन सीरीज, 3 इज इन सीरीज विथ 4। सीरीज में ये दो कैपेसिटर हैं, कैपेसिटेंस C और 2C। तो इक्विवेलेंट क्या होता है? C इंटू 2C बाई C प्लस 2C, 2C बाई 3, C1 C2 बाई C1 प्लस C2। यहां से यहां के बीच में ये जो पाथ है, इसमें 2 की बजाय मैं एक कैपेसिटर रख सकता हूं जिसका कैपेसिटेंस है 2C बाई 3। तो अब सर्किट हो गया ये कैपेसिटर नंबर 5 और A से B के बीच में ये नया कैपेसिटर 2C बाई 3 है कि नहीं? अब ये 5 और 6 पैरेलल में, 5 इज इन पैरेलल विथ 6, तो ये दोनों को तो जोड़ दीजिए, C और 2C बाई 3। सो दिस इज 5C बाई 3, दिस इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ये दोनों पैरेलल में, उनको हटा के एक रख दिया, ये दोनों सीरीज में C1 C2 बाई C1 प्लस C2। अब इन दोनों का जो इक्विवेलेंट है वो A से B के बीच में हमने ऐसे दिखाया, वो इसके साथ पैरेलल में है, ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो गया। So this is how you can find the equivalent when capacitors are broadly in series parallel grouping. In next class we will do more such examples, and thereafter we will learn about something known as Wheatstone bridge of capacitors. So thank you students, I hope you like this lecture. Thank you.